ठीक है। प्रॉपर्टीज में अपन को प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। जो प्रॉपर्टीज अपन डिस्कस करेंगे बेटा सिद्रा, दैट विल बी एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया, किस तरह से ट्रेंड चेंज होता है इनका। ठीक है, तो ये डिस्कस करने जा रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में अपन। इसके बाद अपन ट्रेंड डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी का। पुनीत, वेलकम टू द क्लास, गुड इवनिंग। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिस्कस करेंगे अपन, या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अपन पढ़ेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए कि एटॉमिक और आयनिक रेडियस किस तरह से बदलता है। एटॉमिक और आयनिक रेडियस कैसे बदलेगा और कैसे नापा जाता है, ये भी देखना है अपन को। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है, आप लिखिए सब लोग, इट इज वेरी डिफिकल्ट और इट इज इम्पॉसिबल टू
जस्ट 2 मिनट वेट कीजिएगा, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। जस्ट 2 मिनट्स होल्ड कीजिएगा आप लोग, जस्ट वी आर अबाउट टू स्टार्ट। हाँ, आवाज आ रही है सभी को? यस सर। जस्ट थोड़ा सा हैंग हो गया था, लेट्स स्टार्ट क्विकली, ठीक है। और हाँ, तो मैंने आपको ये बताया था सिद्रा कि इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द साइज ऑफ अ सिंगल आइसोलेटेड एटम। अंशिका, गुड इवनिंग। क्यों, ऐसा क्यों है? उन्हीं, गुड इवनिंग सर। हाँ, क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि उसकी कोई फिक्स बाउंड्रीज नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो क्लाउड के फॉर्म में रहता है, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत दूर तक रहती है, तो उसका कोई फिक्स बाउंड्री नहीं रहेगी, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर इट्स साइज। जैसे कि यहाँ पे आपको सर्कमफ्रेंस दिख रही है, तो आप साइज कैसे पता लगाएंगे? साइज पता लगाने के लिए आपको कम से कम 2 एटम होना जरूरी है, या एटम का मॉलिक्यूल में होना जरूरी है। समझ आया? तो अगर एटम आपका मॉलिक्यूल में है तो आप साइज का आइडिया लगा सकते हैं, या एटम किसी सॉलिड में है, मेटालिक सॉलिड में, जब वो आसपास दूसरे एटम से सराउंडेड है तो आप पता लगा सकते हैं उसका साइज, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिंगल एटम का साइज कैन नॉट बी फाउंड आउट बिकॉज इट हैज नो फिक्स बाउंड्रीज, ठीक है। दैट्स व्हाई यू कैन नॉट फाइंड आउट द साइज ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। तो साइज है एटॉमिक रेडियस नापने के लिए उन्हीं अपन 3 तरह के एटॉमिक रेडियस नापते हैं। क्या बता सकते हो, आपने पढ़ा हो तो? अन्वी, सिद्रा, उन्हीं, अंशिका, बता सकते हो मेरे को कौन कौन से साइज आप मेजर कर सकते हो, किस किस तरह के, क्या क्या मेथड्स अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है, साइज एस्टिमेट करने के लिए। अपने 3 तरह के साइज अपन मेजर करेंगे। एक तो होता है कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। दूसरा आपका होगा मेटालिक रेडियस, और तीसरा आपका होगा वैन डर वाल रेडियस। So we have 3 different types of radius available.
that help us to know what is the size of an atom. ठीक है, इसमें सबसे बड़ा कोवेलेंट रेडियस होता है, फिर मेटालिक रेडियस, और फिर वैन डेर वाल रेडियस। कैसे नापते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। कोवेलेंट रेडियस क्या होता है सिद्रा, एनी आइडिया, बताओ जरा, कोवेलेंट रेडियस का क्या मतलब है? बताओ सिद्रा, आवाज आ रही है बेटा? मुनीब, यह हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है अंशिका, ठीक है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एक्सरे से अपन चेक कर सकते हैं कि दो न्यूक्लियस के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो ये इसकी बॉन्ड लेंथ हो गई। और ये दोनों हाइड्रोजन एटम जो है कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, समझ आया? दोनों के दोनों कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो अगर आप इस बॉन्ड लेंथ का जो डिस्टेंस है दोनों न्यूक्लियस के बीच में, इसका आधा करेंगे, इसका 1/2 अगर लेंगे, तो वो आपको यहाँ तक आएगा। और एक्चुअल में ये आपको आइडिया देगा एटम के साइज का। वैसे एटम का साइज तो मान लीजिए यहाँ तक है, तो लेकिन ये अपन अकेले एटम का तो पता लगा नहीं सकते। लेकिन अपन क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल की जो लंबाई है, जो दोनों एटम्स के बीच के डिस्टेंस है, उसको अगर आप हाफ कर दोगे, है ना, तो वो आपको करीब करीब अप्रोक्सीमेटली एक एटम का रेडियस कितना होगा ये आपको बता देगा, है ना, टेंटेटिव आइडिया दे देगा। ठीक है, तो कोवेलेंट रेडियस एक्चुअल में अपन जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि कोवेलेंट रेडियस यहाँ पे इतना आएगा, एक्चुअल में ये जो होता है ये एटम के साइज से छोटा आता है ना। क्यों? क्योंकि दो एटम अगर कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं तो दे विल पुल टुगेदर, पुल ईच अदर मोर स्ट्रांगली, और वो जो उसका जो साइज है एक एटम का उससे ज्यादा पास पास आ जाएंगे, है ना। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर अगर आप देखेंगे H2 मॉलिक्यूल जो है इसका कोवेलेंट रेडियस जो है R कोवेलेंट, ऐसे लिख रहा हूं मैं, हाइड्रोजन एटम का वो कैसे होगा, डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ है इसका हाफ, ठीक है, ये होता है 74 पिकोमीटर। 74 पिकोमीटर होता है, ये अपन एक्सपेरिमेंट से नाप सकते हैं, एक्सरे से वी कैन मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियर। इसका आधा करोगे तो ये आएगा 37 पिकोमीटर। ये समझ में आया? तो 37 पिकोमीटर इज द कोवेलेंट रेडियस, ठीक है, ऑफ 1H एटम। ठीक है, कैसे निकाला? जो दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम है, उनके बॉन्ड की लेंथ का हाफ कर लिया, जो असल में उसके साइज से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि साइज आप देखिए यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, तो कोवेलेंट रेडियस आपको इतना मिलेगा। लेकिन वो कहाँ तक है, यहाँ तो अपन को इमेज है तो दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक है ना, लेकिन एक्चुअल में तो आप कैसे करेंगे, इसका आधा कर दीजिए कोवेलेंट इस बॉन्ड के लेंथ का, तो दैट विल गिव यू द कोवेलेंट रेडियस। समझ में आया कि नहीं आया? अंशिका, सिद्रा, समझ में आया कि नहीं आया? उन्हीं बताओ, आवाज आ रही है सभी को? सिद्रा बताओ जल्दी से, कैन यू हेयर मी? यस सर। कोई डाउट इसमें? समझ में आया? तो अलग अलग एटम्स के आप कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम की बॉन्ड लेंथ चेक करो, उसका आधा कर लोगे तो कोवेलेंट रेडियस मिलेगा आपको। ठीक है,
तो जैसे अगर आप क्लोरीन लेते हैं, Cl2 मॉलिक्यूल लीजिए, Cl2 मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड लेंथ है उसको आप एक्सरे से मेजर कर लीजिए, उसका अगर आप आधा करोगे तो दैट विल गिव यू द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ द क्लोरीन एटम। कोवेलेंट रेडियस बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि ये मेजर कैसे किया गया है ना। तो ये जो डिस्टेंस है आपका, ये 198 पिकोमीटर होता है। पिकोमीटर मतलब 10⁻⁻12 मीटर यूनिट। समझ आया? तो 198 पिकोमीटर। तो कोवेलेंट रेडियस कितना होगा? उन्हीं बताओ, क्लोरीन का कोवेलेंट रेडियस कितना होगा? आवाज आ रही है? यस सर 198/2। हाँ 198/2 होगा, दैट इज 99 पिकोमीटर होगा। एक्चुअल में जो साइज है वो इससे थोड़ा सा बड़ा आएगा, लेकिन वो एक्चुअल साइज अपन नाप ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो अपन को इमेज दिख रहा है कि देखो ये आउटर बाउंड्री है एक एटम की। एक्चुअल में नहीं दिखने वाली आपको आउटर बाउंड्री, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको मिलती जाती है दूर तक। तो ऐसे फिक्स बाउंड्री नहीं होगी जो अपन को दिख जाएगी और अपन बोल देंगे कि देखो यहाँ तक साइज है अपने पास। हाँ ये जरूर है कि अपन डिस्टेंस अपन मेजर कर सकते हैं, दो एटम के दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस को आधा कर दो एंड दैट विल गिव यू द कोवेलेंट रेडियस। दो एक जैसे एटम्स जो कि कोवेलेंटली बॉन्डेड है एक ही मॉलिक्यूल में, उनके बॉन्ड लेंथ का आधा आपको कोवेलेंट रेडियस देगा। इज इट क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया सभी के? अनवी समझ में आया? यस सर। ठीक है। दूसरा तरीका ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सब ऐसे कोवेलेंट मॉलिक्यूल बना के रहें। मेटालिक सॉलिड होता है अपने पास। मेटालिक सॉलिड में क्या होता है बेटा? मेटालिक सॉलिड के अंदर दो हिस्से, एक मेटल एटम में लिखता हूं, जैसे कि मैं लिखूंगा सोडियम Na, ठीक है। तो सोडियम जो है आपका ये Na+ बन जाएगा, ऐसे मानिए। इसके 11 एटॉमिक नंबर 11 है, तो आप ऐसे समझिए कि 10 इलेक्ट्रॉन तो नोबल गैस के हो गए अंदर वाले, नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ये कोर इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, इसको मैं कह देता हूँ कर्नल। कर्नल आप जानते हैं ना, जैसे अपन अखरोट खाते हैं या अपन बादाम खाते हैं, तो अंदर वाला जो पार्ट होता है, आउटर कवरिंग जो है, उसको अगर हटा देते हैं अपन वॉलनट का, तो अंदर से द सॉफ्ट मटेरियल विच वी ईट इज द कर्नल। तो इसी तरह से एक एटम में मानिए कि एक तो कर्नल है, और जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है उसको वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कर्नल। मेटालिक एटम की बात कर रहा हूं, समझ में आया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कर्नल। अब आप क्या करोगे? व्हाट यू विल डू, यू विल मेक द मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड के अंदर बहुत सारे मेटल के एटम होंगे, ठीक है, बहुत सारे मेटल के एटम रहेंगे आपके। उनको मैं ऐसे लिख देता हूँ, Na 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 Na, ऐसे लिख देता हूँ, Na Na। समझ आ गया? तो अब इसमें क्या होता है कि ये जो कर्नल है, ये कर्नल जो है ये फिक्स रहता है, ये मूव नहीं करता। कर्नल जो है वो फिक्स रहेगा, इट विल नॉट मूव। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो सभी के कॉमन हो जाएंगे, है ना, वो फ्री रहेंगे, और वो पूरे मेटालिक सॉलिड में रैंडमली मूव करते रहेंगे। जैसे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहीं इधर जा रहा है तो दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, तीसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर उधर रैंडमली मूव करते रहते हैं पूरे मेटालिक सॉलिड के अंदर, और इस कारण से मेटल गुड कंडक्टर होते हैं। आपने पढ़ा होगा आपकी जूनियर क्लासेस में कि मेटल बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक है। और व्हाई? बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। तो ये मेटालिक सॉलिड की पिक्चर है। इसमें कुछ हिस्सा, जो अंदर वाला हिस्सा है, वो तो कर्नल कहलाता है, और वैलेंस जो कि फिक्स रहता है वो नहीं मूव करता। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सभी के कॉमन हो जाते हैं,
और वो पूरे मेटालिक सॉलिड में बैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है। तो इसको अपन मेटालिक सॉलिड कहते हैं, ठीक है। ये एक्सरे से अपन को इसका अरेंजमेंट भी पता लग जाता है, मेटल्स का, एटम्स का, कर्नल का, किस तरह से वो अरेंज है, ठीक है। तो जब अपन एक्सरे लेते हैं तो उससे दो का डिस्टेंस मालूम पड़ जाएगा आपको, दो नियरेस्ट एटम्स के बीच का डिस्टेंस मालूम पड़ जाएगा, उस डिस्टेंस का आप आधा कर दो, ठीक है, दैट विल गिव यू द मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस कितना होगा? रेडियस मेटालिक विल बी the 1/2 of the distance, इसको d2 कह देता हूँ, 1/2 of the distance between two adjacent metallic atom in a metallic solid, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपका मेटालिक रेडियस कहलाएगा, समझ आ रहा है? तो मेटालिक रेडियस जो होगा वो d2/2 होगा। d2 में दो मेटल एटम, दो एडजेसेंट नेबरिंग मेटल एटम लेना, दूर दूर वाले मत ले लेना, ऐसा मत करना कि एक ही मेटालिक एटम ये ले लिया, एक मेटालिक एटम ये ले लिया, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से मत लेना बिल्कुल भी मेटालिक रेडियस, दो एडजेसेंट का लेना मेटालिक रेडियस पास पास वालों का, ठीक है, उसका आधा कर लेना, ठीक है, तो वो आपको मेटालिक रेडियस दे देगा। आई होप इट इज क्लियर। तो जो मेटालिक सॉलिड होते हैं उसी में आप मेटालिक रेडियस मेजर कर सकते हो, सब में मेटालिक रेडियस मेजर नहीं किया जा सकता, ठीक है। केवल मेटालिक सॉलिड जो आपके मेटल, जो एटम ऐसे मेटालिक सॉलिड बना के रहते हैं उसी में आप कंसिडर कर सकते हो मेटालिक रेडियस, ठीक है। कुछ में आप कोवेलेंट रेडियस निकाल सकते हो, कुछ में मेटालिक रेडियस निकाल सकते हो, कुछ में दोनों निकाल सकते हो। जैसे सोडियम के केस के अंदर, सोडियम के केस के अंदर Na के अंदर अगर गैसेस फेज लोगे आप, गैस फेज में अगर लेते हो सोडियम की वेपर, ठीक है, तो आपको Na रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस निकाल सकते हो आप, कैसे निकालोगे? ये कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा, कोवेलेंट मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो यहाँ जो डिस्टेंस है मैं आपको डेटा दे देता हूँ, ये डेटा जो है आपका, ये कोवेलेंट रेडियस है 154 पिकोमीटर, 154 पिकोमीटर, ये समझ में आ गया? गैस फेज में ऐसा होगा। तो यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस जो आएगा आपका उन्हीं सोडियम का, ये कितना होगा? सोडियम का कोवेलेंट रेडियस कितना होगा जल्दी बताओ? कितना होगा जल्दी से बताओ कोवेलेंट सर रेडियस? 154/2। हाँ 154/2 होगा कोवेलेंट रेडियस। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ा मजबूत होता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं घूम रहे होते, वो एटम बॉन्ड में ही रहते हैं, तो वो ज्यादा मजबूत होता है, तो छोटा बॉन्ड होगा कोवेलेंट। तो यहाँ पर कितना आएगा? 2 7 14, 277 पिकोमीटर आएगा कोवेलेंट रेडियस सोडियम का, ठीक है। लेकिन अगर आप सोडियम को लेते हो सॉलिड स्टेट में, क्योंकि सोडियम मेटल है, ठीक है, तो दो सॉलिड स्टेट में दो नेबरिंग एटम जो है, दो एडजेसेंट एटम जो है, उनके बीच की दूरी, दो सबसे नियरेस्ट एटम सॉलिड, मेटालिक सॉलिड ऐसा होगा, है ना, और दो सबसे नियरेस्ट एटम की दूरी का आधा, है ना, ये यहाँ तक दूरी का आधा जो जाएगा यहाँ तक आएगा बीच में। आप ऐसे देखो अंशिका, है ना, थोड़ा सा बड़ा आएगा ये, क्योंकि बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा जनरली, तो थोड़ा सा आपको ज्यादा आएगा। लेकिन यहाँ तो दिख रहा है कि इतना गैप है, इस गैप को क्यों ले रहे हैं अपन? लेकिन जब आप वैसे एक्चुअल देखोगे तो आपको बाउंड्री तो एटम की दिखती नहीं है, तो आपको गैप मालूम नहीं चलेगा कितना है, समझ आया? तो आप तो क्या करोगे, दो नेबरिंग एटम का डिस्टेंस का हाफ कर दो, जो कि मेटालिक सॉलिड में दो नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स एक जैसे एलिमेंट के, उसका हाफ कर दो, ठीक है। तो दैट विल गिव यू द मेटालिक रेडियस, ठीक है, समझ आ गया? क्लियर? तो यहाँ पे
जो है Na का डिस्टेंस जो है सॉलिड स्टेट में, मैं आपको डेटा दे देता हूँ, ये 186 पिकोमीटर है। 186 picometer is the distance between the two nearest sodium atoms in its metallic solid। तो यहाँ पर मेटालिक रेडियस जो आएगा, मेटालिक रेडियस आएगा सोडियम का जो आएगा will be equal to 186 by 2, 93 पिकोमीटर। समझ आ गया? इज इट क्लियर? और ये थोड़ा सा बड़ा आ रहा है क्योंकि मेटालिक रेडियस में इलेक्ट्रॉन दो एटम के बीच में नहीं रहते, वो कॉमन हो जाते हैं, घूमते रहते हैं इधर उधर, है ना, पूरे जैसे कि यहाँ देख रहा है अपन को फ्रीली घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो एटम जो है थोड़ा सा पास पास नहीं आ पाते, थोड़ा दूरी बनी रहती है उनकी, तो उसके उनके जो दूरी का आधा करोगे तो आपको मेटालिक रेडियस मिलेगा। समझ आया? तो यहाँ पे जो मेटालिक रेडियस आ रहा है आपका, दैट इज 93 पिकोमीटर, विच इज कमिंग आउट टू बी लार्जर देन द योर कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट में तो बॉन्ड दो एटम के बीच में ही होता है और वो ज्यादा टाइटली दोनों एटम को एक दूसरे की तरफ खींचता है, इसलिए कोवेलेंट रेडियस छोटा आता है, मेटालिक रेडियस उससे बड़ा आता है और वैन डर वाल रेडियस सबसे बड़ा आएगा। तो वैन डर वाल रेडियस क्या है ये अपन देख लें। समझ आ रहा है अनवी? Yes, sir. वैन डर वाल रेडियस क्या होता है मालूम है? पढ़ा है स्कूल में कुछ थोड़ा बहुत? हाँ, जैसे मान लीजिए कि मैं हाइड्रोजन गैस को कूल करता हूँ, कूलिंग से वो लिक्विड बनती है, और कूल करता हूँ तो वो सॉलिड बन जाती है ना। गैस कैन बी लिक्विफाइड एंड अपॉन कूलिंग फर्दर दे कैन बी टर्न्ड इनटू सॉलिड्स। ठीक है, अब सॉलिड्स में सॉलिड लेने की जरूरी क्यों है? वैन डर वाल रेडियस इज मेजर्ड व्हेन द एलिमेंट इज टेकन इन सॉलिड स्टेट। व्हाई इट इज नेसेसरी टू टेक द कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट? ठीक है, आप कंपाउंड को गैसीय स्टेट में नहीं ले सकते। क्यों? रीजन ये है कि गैसीय स्टेट में एटम्स के बीच की दूरी तो बदलती रहती है, या लिक्विड स्टेट में भी नहीं ले सकते अगर आपको वैन डर वाल रेडियस नापना है तो, क्योंकि लिक्विड में एटम्स या मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं, है ना, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज होता रहता है। तो आप किस डिस्टेंस को मिनिमम डिस्टेंस बोलेंगे, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस वेरिएबल होता है सॉलिड स्टेट में, सॉरी लिक्विड स्टेट में और गैसीय स्टेट में, बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग रैंडमली। लेकिन सॉलिड स्टेट तब बनती है जब पार्टिकल्स आपके मूव नहीं कर रहे होते, है ना। तो सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके तो बिल्कुल फिक्स रहते हैं, दे डोंट मूव हियर एंड देयर, और वहां पर आप दो नियरेस्ट एटम नॉन बॉन्डेड एटम की दूरी का आधा कर दोगे तो वैन डर वाल रेडियस देगा। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी बातें मैंने बोल दी हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ये H2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये दूसरा H2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, दो H2 मॉलिक्यूल है आपके, और ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं। टच करते हुए क्यों है? क्योंकि मैंने इसको सॉलिड स्टेट में लिया है। तो सॉलिड स्टेट में द पार्टिकल्स आर नियरेस्ट टू ईच अदर। समझ आ गया? गैसीय स्टेट में मत लेना क्योंकि उसमें तो डिस्टेंस चेंज होता रहता है। तो ये दोनों, ये तो एक मॉलिक्यूल है, कोवेलेंटली बॉन्डेड है, तो यहाँ पे तो हो गया D1, ठीक है, ये तो D1 हो गया डिस्टेंस। ये तो दो कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम का जो डिस्टेंस है वो है D1, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है दूसरा वाला, ये भी दो हाइड्रोजन एटम का है जो मैं अब रेड से मार्क करने जा रहा हूँ, लेकिन ये दो नॉन बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम जो कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स के हैं, ठीक है, D2, ये दो नॉन बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम ऑफ बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स
विच आर एडजेसेंट टू ईच अदर इन सॉलिड स्टेट, ये डिस्टेंस हो गया, है ना। ये जो है आपका D1 जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड का डिस्टेंस है, और D2 जो है वो आपका एक तरह से दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन एटम जो कि पास पास रखे हुए हैं उनका डिस्टेंस है। तो इसका आधा करोगे, D1 का हाफ करोगे, तो ये आपको कोवेलेंट रेडियस देगा हाइड्रोजन का, ठीक है। और जाहिर सी बात है ये छोटा है, क्यों? क्योंकि ये दोनों बॉन्डेड है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों को एक दूसरे से पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, खींच रहे हैं। लेकिन अगर आप D2/2 करोगे, ठीक है, ये भी दो हाइड्रोजन एटम है जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। हाँ, इनके बीच में बॉन्ड नहीं है, थोड़े बहुत वीक फोर्सेस हैं जिनको अपन वैन डर वाल फोर्सेस कह रहे हैं, जो इनको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो इनके बीच में थोड़ा सा गैप भी हो सकता है, और ये इतना जरूरी नहीं कि इतना पास पास अप्रोच कर पाए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन का डिस्टेंस है, ये अपन इसको ऐसे कहते हैं कि ये आर वैन डर वाल डिस्टेंस होगा, और इसका अगर आप हाफ करेंगे तो यू विल गेट वैन डर वाल्स रेडियस। ये समझ में आया कि नहीं आया? उन्हीं जल्दी से बताओ मेरे को। यस सर। ठीक है, इससे वैन डर वाल रेडियस मिलेगा, क्योंकि दो मतलब एक तरह से आपको बाहरी साइज का अंदाजा दे सकता है कि हाँ बाहर से एटम इतना बड़ा है। और कोवेलेंट रेडियस, हाँ अगर बॉन्ड बना के दो एटम पास पास आ रहे हैं तो इतना पास पास आ सकते हैं, एक का रेडियस इतना माने। एक्चुअल में कोवेलेंट रेडियस होगा एक्चुअल साइज से थोड़ा छोटा आएगा, वैन डर वाल रेडियस एक्चुअल साइज से थोड़ा बड़ा आएगा, है ना। तो एक्चुअल साइज से बड़ा आएगा तो अपन को ये टेंशन हो जाएगी कि क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, क्यों एक्चुअल साइज ही नाप लेते हैं ना। एक्चुअल साइज नहीं नाप सकते, साइज सराउंड पता कंफर्टेबल है, तो एक्चुअल साइज आप नहीं बता सकते एक सिंगल एटम का। या तो वो किसी से बॉन्डेड हो तो उसके डिस्टेंस का, बॉन्डेड एटम का डिस्टेंस का आधा कर दोगे तो कोवेलेंट आ जाएगा, और या वो नॉन बॉन्डेड हो तो उसको सॉलिड में स्टेट में ले हो ठंडा करके, तो दो नॉन बॉन्डेड नियरेस्ट एटम्स का डिस्टेंस का आधा कर दोगे तो वैन डर वाल रेडियस मिल जाएगा। समझ में आया? ये बड़ा आएगा D2 जो आएगा, दैट विल बी लार्जर। तो मैं जैसे आपको बता देता हूँ कि हाइड्रोजन का जो वैन डर वाल रेडियस है, जैसे ये हाइड्रोजन के लिए H2 के लिए, ये तो डेटा है, याद नहीं करना आपको, जस्ट मैं लिख रहा हूँ कि आप थोड़ा सा आइडिया हो जाए आपको कि D1 = 74 पिकोमीटर। ये तो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, ठीक है। और जो D2 है, ये D2 है 240 पिकोमीटर। देखिए कितना ड्रास्टिक अंतर है, क्योंकि दोनों जुड़े हुए नहीं है बॉन्ड से, है ना। बीच में हो सकता है गैप भी हो थोड़ा सा, दोनों पास पास बिल्कुल टच नहीं करेंगे, थोड़ा सा गैप रहेगा, उस गैप को अकाउंट में लेते हुए जो डिस्टेंस आ रहा है सॉलिड स्टेट के अंदर D2 हाइड्रोजन के लिए, है ना। बड़े एटम होंगे तो और भी ज्यादा होगा, क्लोरीन के लिए और भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा रहेगा, तो उसका आधा करोगे तो कोवेलेंट रेडियस मिल जाएगा। तो कोवेलेंट रेडियस जो है हाइड्रोजन का, ये तो अपन पहले भी निकाल चुके हैं, जो कि इसका 74 का आधा है 37 पिकोमीटर। और इसका जो वैन डर वाल रेडियस है हाइड्रोजन का, वो आएगा वैन डर वाल रेडियस, मैं VDW लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, वो 240 का आप आएगा, वो 120 पिकोमीटर आएगा। समझ में आ गया? इज इट क्लियर? क्लोरीन लोगे तो और भी बड़ा आएगा, ब्रोमीन लोगे Br2 का तो कोवेलेंट रेडियस भी बड़ा आएगा और वैन डर वाल रेडियस भी बड़ा आएगा, क्योंकि ब्रोमीन लार्जर एटम है आपका। समझ में आया कि नहीं आया? तो तीन तरह के रेडियस समझ में आ गए, इसमें कोई डाउट? अनवी, सिद्रा, अंशिका बताओ मेरे को जल्दी से। नो सर। ठीक है, सिद्रा बताओ, पुनीत बताओ बेटा, एनी डाउट? क्लियर हो गया कैसा आएगा रेडियस? यस सर। ठीक है, तो ये तीन तो रेडियस हो गए, है ना। वो जैसा दिया हो उस तरह से बात करना, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि एक्चुअल बिल्कुल परफेक्ट एक एटम का साइज नहीं निकाल सकते, इसलिए अपने तरीके ढूंढे, ये तीन तरीके साइज को कंपेयर करने के।
फिर दूसरी बात आती है कि ये कैसे बदलेगा साइज, हाउ द साइज विल चेंज इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो किस तरह से साइज चेंज होगा, तो उसके लिए अपन लिखेंगे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। पीरियड में कैसे चेंज होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे हाउ द साइज विल चेंज। कौन बताएगा मेरे को, जल्दी से बताओ। हाँ जल्दी से बताओ। सर इट डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज क्यों होगा अंशिका, जल्दी बताओ। सर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाएंगे तो वो ज्यादा पास हो जाएंगे न्यूक्लियस के, इसलिए साइज छोटा होता जाएगा। हाँ बिल्कुल, एक तो पीरियड में चलते हुए एक अपन को ये बात ध्यान रखनी है कि शेल तो वही रहता है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, जो वैलेंस शेल है दैट इज आल्सो सेकंड शेल। तो शेल आपका वही रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, जैसे 2 यहाँ पे अपना शेल है 2s1। ठीक है, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम के लिए वैलेंस शेल लिख रहा हूँ मैं, अंदर वाला शेल नहीं लिख रहा। 2s2, बोरॉन के लिए 2s2 2p1, 2s2 2p2, 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5, 2s2 2p6। ठीक है, नोबल गैस को मैं अलग कर देता हूँ, बिल्कुल उसकी बात नहीं कर रहा। तो इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम शेल। ठीक है, प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, Z इंक्रीजेस तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा कहें अपन कि जो न्यूक्लियर चार्ज है उसको अपन बोले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि साइज जो है किसी एटम का वो डिसाइड होता है बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉन से। तो बाहरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, कितने प्रोटॉन के बराबर चार्ज महसूस कर रहे हैं, उसको अपन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे, या Z इफेक्टिव। ठीक है, तो Z इफेक्टिव जो होगा ये तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर Z माइनस शील्डिंग। शील्डिंग क्या होती है, कौन बताएगा मैं, ये रिपल्शन है। क्या होगा शील्डिंग का मतलब क्या है, उन्हीं बताओ। यस सर। शील्डिंग का क्या मतलब है, सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं अपन शील्डिंग। सर प्रोटेक्ट करना। हाँ प्रोटेक्ट करना, या यहाँ पर ये मतलब है कि जो बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको उतना चार्ज महसूस नहीं होता है, फील नहीं होता है जितने प्रोटॉन है, उनको कम चार्ज फील होता है। क्यों, क्योंकि जितने भी प्रोटॉन है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको बाहर की तरफ पुश कर रहे हैं। तो जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है वो शील्डिंग कहलाएगा। ठीक है, तो शील्डिंग रिपल्स इज द रिपल्शन ठीक है, अब रिपल्शन जो है वो इतना नहीं बढ़ता जैसे जैसे
आप पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट से राइट, उसका रीजन ये है कि लेफ्ट से राइट जैसे अगर आप पीरियड में मूव कर रहे हैं तो जैसे शेल है आपकी, तो इलेक्ट्रॉन जो है उसी शेल में जुड़ रहे हैं, और ये सेम शेल वाले इलेक्ट्रॉन जो है रिपल्शन तो करेंगे लेकिन इतना ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन सेम शेल में जुड़ते हैं, है ना, और सेम शेल में जुड़ने के कारण ये इनके बीच में रिपल्शन भी बढ़ता है, प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, तो रिपल्शन भी बढ़ रहा है, लेकिन रिपल्शन इतना जल्दी जल्दी नहीं बढ़ रहा, धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम शेल। सेम शेल का मतलब आप ऐसे समझिए साइड बाय साइड, ऐसे एक इधर तो दूसरा इधर तो तीसरा इधर तो चौथा इधर, है ना, ऐसे एक ही शेल में साइड बाय साइड। तो एज वी मूव इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, Z increases, repulsion also increases, लेकिन Z ज्यादा बढ़ता है, shielding increase in shielding is less because electron are added to the same shell। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि effective nuclear charge increases। ये समझ में आया? किसी को समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, जैसे अब आप ऐसे सोचिए कि ये मेरा हैंड है, ठीक है, अगर मैं दूसरा अपना हैंड यहाँ रखता हूँ, इसके साथ ही रखता हूँ, क्या ये इसको रोक रहा है, इसके व्यू को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, तो साथ में रखा है। लेकिन ये मेरा हैंड है, मैं अपना दूसरा हैंड यहाँ रख देता हूँ, तो क्या ये व्यू को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है? कर रहा है। ये जो हाथ आपके पास में है ये शील्ड कर रहा है ना, कैमरे को शील्ड कर रहा है, रोक रहा है एक तरह से। इसी तरह से जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज्यादा शील्डिंग क्रिएट करते हैं। शील्डिंग का यहाँ मतलब जो है वो बचाना, एक तो वैसे अपन देख सकते हैं, या शील्डिंग का मतलब है रिपल्शन करना बाहरी इलेक्ट्रॉन पे। तो अंदरूनी इलेक्ट्रॉन जो इंटरनल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज्यादा रिपल्शन करते हैं अपने बाहर वाले। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कैमरा अगर न्यूक्लियस है आपका और ये मेरा हाथ है, तो ये आपके बिल्कुल पास में है और ये पूरे पीछे वाले हाथ के व्यू को शील्ड कर रहा है ना। लेकिन अगर मैं दोनों हाथ, आप इलेक्ट्रॉन मानो इनको, अगर ऐसे साइड बाय साइड रखता हूँ तो ये एक दूसरे के व्यू को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करे, कैमरे को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करे, शील्डिंग कम हो रही है। लेकिन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग ज्यादा होगी क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास में है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं लेफ्ट से राइट जाता हूँ, प्रोटॉन बढ़ते हैं, हर अगले एलिमेंट में एक एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है ना। तो अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है, रिपल्शन भी बढ़ रहा है, शील्डिंग भी बढ़ रही है। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन आगे आगे नहीं जुड़ रहे, उसी शेल में जुड़ रहे हैं, साइड बाय साइड जुड़ रहे हैं, तो उनका रिपल्शन बहुत ज्यादा नहीं इंक्रीज हो रहा है ना। तो सिग्मा जो है, शील्डिंग जो है, इंक्रीजेस बाय लेस अमाउंट एज कंपेयर टू द इंक्रीज इन Z। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है सभी अंदर की ओर खिंच रहे हैं, है ना, अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। तो साइज क्या हो रहा है, हर में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो साइज आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। इज इट क्लियर? यहाँ पे नियॉन को मत लेना क्योंकि नियॉन तो अलग है, नियॉन का साइज एकदम से लार्ज होगा, मैक्सिमम होगा। क्योंकि नियॉन के केस में आप जो साइज नापते हो वो साइज होता है वैन डर वाल रेडियस, क्योंकि नियॉन किसी से बॉन्ड नहीं बनाता, नोबल गैस है, उसका साइज आप सिर्फ वैन डर वाल रेडियस ही नाप सकते हो। बाकी में आप मेटालिक और कोवेलेंट रेडियस नाप सकते हो जो कि छोटे होते हैं। लेकिन नियॉन के केस में नापने का तरीका आपके पास और कोई है ही नहीं, और जो तरीका है वो सबसे बड़ा आंसर देगा। इसलिए नियॉन का तो ये एक्चुअल बात नहीं है, नियॉन का एक्चुअल जो साइज है वो हो सकता है छोटा हो, लेकिन जो नापने का तरीका है उससे ये बड़ा आ रहा है। क्योंकि आप इन नियॉन बिकॉज यू कैन मेजर ओनली वैन डर वाल रेडियस, ठीक है। बाकी इन एलिमेंट्स में आप सभी तरह के रेडियस नाप सकते हो, तो कंपेयर कर सकते हो, इसमें ज्यादा अच्छा कंपैरिजन हो सकता है अपना। और अपन को यहाँ देखने को मिलेगा लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम शेल,
ठीक है, which and due to because they are added to the same shell, they shield very less each other, very less from the nuclear charge. All the electrons which are being added to the same shell will feel more attractive force towards the nucleus. तो जो बाहरी शेल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो अट्रैक्शन ज्यादा महसूस कर रहा है, तो साइज जो है डिक्रीज होगा. इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम शेल और साइज जो है डिक्रीज होता चला जाएगा. क्या ये समझ में आया? इज इट क्लियर सभी को? तो पीरियड में चलते वक्त z इंक्रीजेस, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा इंक्रीज हुआ क्योंकि एक से इंक्रीज होता है, सिग्मा इंक्रीजेस बाय लेस अमाउंट, तो z इफेक्टिव बढ़ जाता है. सिग्मा क्या है? रिपल्शन है अंदरूनी इलेक्ट्रॉन का. इलेक्ट्रॉन अंदर ऐड नहीं हो रहे, साथ में ऐड हो रहे हैं, तो वो इतना रिपेल नहीं कर रहे. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है जिससे साइज डिक्रीज होता है. समझ में आया? अंशिका, अन्वी, पुनीत, यस सर. सिद्रा समझ में आया बेटा? कोई डाउट इसमें? नो सर. तो इस तरह से अपन देखते हैं. अच्छा, ग्रुप में नीचे उतरते वक्त क्या होगा? सर साइज इंक्रीज. हाँ, क्यों? सर क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स और न्यूक्लियर चार्ज दोनों बढ़ जाते हैं. और नंबर ऑफ शेल बढ़ जाते हैं और हर अगले एलिमेंट में एक नया शेल ऐड होता है. Down the group size increases because in every subsequent element a new shell is added every time. न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा. न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, बिल्कुल सही बोला, इंक्रीज नहीं होगा. ठीक है, साइज इंक्रीजेस. अभी इसमें भी एक और ट्विस्ट है, मैं बताता हूँ आपको, आप लोग देखिए. साइज इंक्रीजेस ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू शेल. ठीक है, और नया शेल का साइज बाहर 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 जुड़ता जाएगा. ठीक है, तो उससे साइज आपका बढ़ता जाएगा. लेकिन जैसे अपन सिंपल तरीके से देखें, जैसे लिथियम है, लिथियम के नीचे सोडियम है, सोडियम के नीचे पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है ना, तो यहाँ पर साइज वैलेंस शेल कौन सी है? वैलेंस शेल है 2s1. ठीक है, सोडियम में वैलेंस शेल वही एक इलेक्ट्रॉन जो है 3s1 में है ना, 3s1 है. 3s जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो 3s में है, यहाँ 4s में है, यहाँ 5s में है. ठीक है, वैलेंस शेल, और यहाँ 6s में. समझ आ गया? क्लियर? तो जैसे जैसे नीचे उतर रहे हैं अपन, आपका वैलेंस शेल बड़ा होता जा रहा है. वैलेंस शेल इंक्रीज होता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है 2s से बड़ा 3s होगा, 3s से बड़ा 4s होगा, रेडियस ज्यादा होता जाएगा. A new shell is added every time. ठीक है, due to the addition of a new shell, the general trend is size increases as we move down the group. ठीक है, जनरल ट्रेंड ऐसा होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी गड़बड़ भी होती है. क्या मुझे बता सकते हैं गड़बड़ कहाँ होती है? जैसे यहाँ पे आ गए अपन बेरिलियम, यहाँ पे तो साइज समझ में आ रहा है ना, लिथियम से बड़ा होगा सोडियम. सोडियम तीसरे पीरियड का है, ठीक है, लिथियम सेकंड पीरियड का है, पोटेशियम फोर्थ पीरियड का है, रुबिडियम फिफ्थ पीरियड का है, सीजियम सिक्स्थ पीरियड का है. ठीक है, तो साइज बड़ा होता जाएगा. इसी तरह से बेरिलियम हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम. ठीक है, समझ आ गया? आज डी ब्लॉक में आते हैं अपन. डी ब्लॉक में स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथनम, है ना, डी ब्लॉक. ये ग्रुप नंबर 3 है और ये ग्रुप नंबर 4.
तो यहाँ पे भी अपन नीचे उतरते आ रहे हैं। ठीक है, स्कैंडियम में 3d1 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यट्रियम में 4d1 5s2, लैंथनम में 6d1। ठीक है, तो इस तरह से शेल बड़ा होता जाएगा। साइज जो है स्कैंडियम से बड़ा एट्रियम का और इससे बड़ा लैंथनम का होगा। ये तो उम्मीद के मुताबिक ही चल रहा है, एज पर आवर एक्सपेक्टेशन। समझ आया? अभी तो कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ होती है इसके पास वाले ग्रुप में, है ना। ग्रुप 4 अगर आप लोगे डी ब्लॉक के अंदर, तो यहाँ पर है टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, या फिर आप वेनेडियम, नायोबियम, टेंटेलम। गड़बड़ यहाँ स्टार्ट होती है ना। गड़बड़ यहाँ स्टार्ट ऐसे होती है कि टाइटेनियम से बड़ा जिरकोनियम, ठीक है, ZR, जिरकोनियम से बड़ा HF, हाफनियम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअल ऑर्डर ऐसा आता है, टाइटेनियम से बड़ा जिरकोनियम, है ना। और ये करीब करीब बराबर होता है। एक्चुअली जिरकोनियम थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 1 पिकोमीटर बड़ा होता है, करीब करीब बराबर ही मान लेते हैं, हाफनियम के बराबर होता है। या वेनेडियम, नीचे उतरेंगे तो बड़ा नायोबियम आ गया, है ना। उम्मीद तो अपन को ये थी कि टेंटेलम और भी बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। टेंटेलम का साइज नायोबियम के लगभग बराबर ही होता है। उल्टा नायोबियम थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन वो इतना कम अंतर है 1 पिकोमीटर का, तो अपन बोल देते हैं कि चलो बराबर ही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? What is the reason for this abnormal trend? डाउन द ग्रुप साइज बढ़ना चाहिए, ये तो बढ़ नहीं और छोटा हो रहा है, 1 पिकोमीटर से छोटा हो रहा है। अपन ने लिखा कि वो करीब करीब बराबर है। उन्हीं बताना जरा क्यों क्यों ऐसा हो रहा है। क्या रीजन हो सकता है बताओ। अंशिका थोड़ा सा बताओ मेरे को, क्या हो सकता है। सिद्रा बताओ बेटा, यहाँ पे भी तो नया शेल ऐड हो रहा है, बताओ व्हाट कुड बी द रीजन। यहाँ पे हाँ एक्सेप्शन है, बट देयर इज अ रीजन बिहाइंड द एक्सेप्शन। एक्चुअली बेटा यहाँ क्या होता है, ये लैंथनम और हाफनियम दोनों पड़ोसी नहीं है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। यहाँ पर कौन होता है, यहाँ पर 14 एलिमेंट्स और होते हैं, लेकिन उनको अपन नीचे रखते हैं। यहाँ पर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ रखेंगे तो यहाँ रखने के चक्कर में हाफनियम फिर जिरकोनियम के नीचे ही रहेगा ही नहीं, उधर शिफ्ट हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल बहुत ही ज्यादा ब्रॉड हो जाएगी, अपन पढ़ नहीं पाएंगे, उनको नीचे रखते थे। अब जैसे जैसे ये 14 एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इलेक्ट्रॉन आते हैं एफ में, क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इनमें इलेक्ट्रॉन एफ में आते हैं। अब एफ के इलेक्ट्रॉन जो है, और एफ कौन सा भरता है, एफ भरता है अंदर वाला। जैसे आपका लैंथनम है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 5d1 6s2, तो इसलिए इसको डी ब्लॉक में रखा जाता है, ठीक है। अच्छा 4f, बाकी के एलिमेंट्स में 4f में इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4f अंदर है ना।
तो ये अंदर क्यों आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो बाहर आने चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये सबशेल 4f आपकी यहाँ पे छठे पीरियड में, 6th पीरियड में जाके ही क्यों भर रहे हैं अपन 4f को, जबकि वो तो 4th शेल का है। तो 6th पीरियड में क्यों भरा जा रहा है, 6s के बाद 4f क्यों भर रहे हैं अपन? द रीजन इज n+l रूल, जो अपन ने डिस्कस किया था कि 6s के बाद 4f भरेगा। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन 5d में जाता है लैंथेनम में, उसके बाद 4f में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अच्छा, 4f के इलेक्ट्रॉन भरे तो अंदर जा रहे हैं, लेकिन साइज कहाँ से डिसाइड होगा? साइज 6s के से डिसाइड होगा, जो कि बाहर की तरफ है। ठीक है, और ये जो 4f के इलेक्ट्रॉन है, इनका शील्डिंग पुअर होता है बहुत। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए अंदर के इलेक्ट्रॉन है, और अंदर के इलेक्ट्रॉन अगर s में ऐसे हैं आपके बिल्कुल इस तरह से, तो ज्यादा शील्डिंग कर रहे हैं। यू कैन नॉट व्यू माई फेस नाउ। s और p के इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में रहते हैं, न्यूक्लियस को बंद कर देते हैं, शील्डिंग ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि s और p की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास में होती है। f और d की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो ऐसी होती है ना, बिखरी बिखरी सी होती है, डिफ्यूज होते हैं, है ना। तो f जो है, f के जो अंदर इलेक्ट्रॉन जो फिल हो रहे हैं, वो बाहरी इलेक्ट्रॉन को इतना रिपल्शन नहीं करते। एज अ रीजन जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज होता है, और ये साइज डिक्रीज हो जाता है। समझ आ गया? तो आप यहाँ पे रीजन फॉर अबनॉर्मल ट्रेंड, एक रीजन आप लिख सकते हैं, इतनी बात नहीं करेंगे, ड्यू टू पुअर शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब रिपल्शन नहीं करते 4f वाले, क्योंकि वो बिखरे हुए हैं बहुत। 4f का शेप ही ऐसा है कि वो बिखरा हुआ है, ऑफ 4f ऑर्बिटल्स। समझ में आया सभी के? समझ में आया कि नहीं आया? किसको नहीं आया, किसको आया, जरा बताओ। बोलोगे तो मालूम पड़ेगा मेरे को, कुछ बोलोगे नहीं, चुपचाप बैठे रहोगे, सुन के चुपचाप बैठे रहोगे, मुझे कुछ भी मालूम नहीं पड़ने वाला। मुझे बताओगे तो मालूम पड़ेगा। सिद्रा, समझ में आया क्या रीजन है इसका? यस सर। ठीक है, तो F के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहरी शेल को रिपेल नहीं करते, ये मतलब हुआ। बाहरी शेल को रिपेल नहीं करते, तो जो उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होने से बाहरी शेल कॉन्ट्रैक्ट होगी, है ना, और साइज डिक्रीज होगा। समझ गए सभी बच्चे? अनवी, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। क्लियर? फिर अपन ऐसा का ऐसा ही ग्रुप 13 में भी होता है। ग्रुप 13 में भी बिल्कुल इसी तरह से होगा, है ना। वहां पे भी आप देखेंगे कि इसी तरह से अब नॉर्मल ऑर्डर आता है। उम्मीद ये थी अपन को, एक्सपेक्टेशन था, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, इनका साइज का जो ऑर्डर आएगा, बोरॉन से बड़ा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बड़ा गैलियम, गैलियम से बड़ा इंडियम। उम्मीद एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये था। नीचे उतरते आ रहे हैं, शेल ऐड होता आ रहा है, थेलियम सबसे बड़ा होना चाहिए, लेकिन आंसर ये नहीं है। आंसर जो है वो होगा ऐसा, गैलियम थोड़ा छोटा हो जाता है ना, क्योंकि डी ब्लॉक के बाद में आ रहा है, एल्यूमिनियम से छोटा हो जाता है। और इंडियम और थेलियम जो है ये लगभग एक जैसे साइज के रहते हैं, करीब करीब थोड़ा सा थेलियम बड़ा रहता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता। 6th पीरियड का है ये थेलियम। तो यहाँ पे भी एफ की पुअर शील्डिंग होगी, जैसे साइज कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाहरी शेल ज्यादा अट्रैक्शन महसूस करती है, तो साइज आपका छोटा हो जाता है। समझ आया? क्लियर है बिल्कुल? कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। ठीक है,
हाँ बताएं जल्दी से। साइज पहचानने के लिए देखो, एक तो ग्रुप में नीचे नीचे आ गए तो वो तो कर ही लोगे, है ना, साइज बड़ा होता जाएगा, सिवाय कुछ जगह एक्सेप्शन है वो ध्यान रखना, जैसे ये है डी ब्लॉक के अंदर है, ऐसे ऐसे आ गए तो साइज छोटा होता है। कई बार ऐसा नहीं होता कि एक ही ग्रुप के या एक ही पीरियड के कुछ ग्रुप और कुछ पीरियड के मिला के एलिमेंट दिए जाते हैं और फिर आपसे पूछा जाता है कि इसका साइज बताएं, तो क्या ऑर्डर होगा इसके साइज का, ये बताओ जरा, कौन बताएगा मेरे को? अनवी बताओ, अंशिका। सर 2 minutes। हाँ उन्नीव कर रहे हो? सर ओ का सबसे ज्यादा होता है। हाँ देखो, पहले तो ऐसा करो कि इसको अरेंज कर लो आप लोग, ठीक है, सर इसको अरेंज। नहीं, एस ई का सबसे ज्यादा होता है, फिर एस का होता है, फिर ओ का होता है, फिर एफ का होता है। हाँ देखो ये किस तरह से अरेंज है, किस तरह से अरेंज होंगे पहले आप देख लो। हाँ कैसे अरेंज है देखो आप जरा, कि फ्लोरीन तो सबसे इधर है, फिर ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, सल्फर के नीचे सिलेनियम। अगर आपको साइज का ऑर्डर पता लगाना है, ठीक है अलविया, तो सबसे पहले जो दिए गए एलिमेंट्स हैं इनको आप पीरियोडिक टेबल में किस तरह से इनकी लोकेशन है उस हिसाब से अरेंज कर लो। तो ये तो सब एक ही ग्रुप के हैं, है ना, तो ऑक्सीजन से बड़ा होगा सल्फर, सल्फर से बड़ा होगा सिलेनियम। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू शेल एवरी टाइम, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये पीरियड के हैं ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो जैसे ही आप पीरियड में राइट की तरफ जाएंगे साइज छोटा होगा, तो फ्लोरीन जो है सबसे छोटा है, तो ये आंसर आ गया इसका। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको? किसको आया समझ में, किसको ना आया जल्दी से बताओ। अंशिका हुआ कि नहीं हुआ ये? यस सर। समझ आया किस तरह से करना है अपन? सर इसमें हमें सबसे छोटे से बड़े में डालना करना था अरेंज। छोटे से बड़े में? अरे सर छोटे से बड़े में अरेंज करना था ना इस क्वेश्चन हाँ में। वो तो लिखा रहेगा, छोटे से बड़े में ऑर्डर बताना है आपको, ठीक है। ऑर्डर बताना है तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो आई होप ये समझ में आ गया सभी के, कोई दिक्कत? एफ इसमें बताओ जल्दी से, कौन बताएगा मेरे को? सर फ्लोरीन, क्लोरीन, देन हाँ इनको अरेंज ऑक्सीजन, करो। देन नाइट्रोजन। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन ये पीरियोडिक टेबल में इस तरह से, फ्लोरीन का पड़ोसी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का नेबर नाइट्रोजन है, तो ये तो एक ही पीरियड के हैं और ये एक ही ग्रुप के हैं, है ना, समझ आया? तो ग्रुप में नीचे आते हैं तो साइज बड़ा होता है, ये तो श्योर है, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है, ये सभी सेकंड पीरियड के हैं। अच्छा इसमें साइज डिक्रीज होगा क्योंकि सेम शेल में ऐड होते आते हैं इलेक्ट्रॉन, तो शेल क्या है अट्रैक्शन महसूस करता रहता है और साइज शेल छोटा होता है लेफ्ट से राइट जाने पर। तो नाइट्रोजन बड़ा ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से बड़ा फ्लोरीन, मतलब ऑक्सीजन फ्लोरीन से बड़ा होगा। अब क्लोरीन तो फ्लोरीन से बड़ा होगा, लेकिन क्लोरीन इन सबसे बड़ा होगा क्योंकि वो तो तीसरे पीरियड का है, ये सभी दूसरे पीरियड के हैं। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर? नीप, अनवी, अलविया,
समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। तो इस तरह से ध्यान रखना बिल्कुल कि जैसे ऐसा दे दे कोई ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन बड़ा होगा, F छोटा होगा क्योंकि सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, लेकिन इन सबसे बड़ा कौन होगा, क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा होगा ब्रोमीन, क्योंकि ये तो नीचे उतर रहे हैं, ठीक है, ये इसका आंसर है। आ गई बात समझ में? फिर अपन बात करते हैं आयनिक रेडियस की। आयनिक रेडियस में कैटायनिक रेडियस हो सकता है और एनायनिक रेडियस हो सकता है। तो इसमें एक तो होगा आपका कैटायनिक रेडियस, और दूसरा होगा आपका एनायनिक रेडियस। एटम के मुकाबले एनायनिक रेडियस बड़ा है, क्यों? और एटम के रेडियस के मुकाबले कैटायनिक रेडियस उसी एटम का छोटा होगा उसके एटम के रेडियस के मुकाबले। जैसे Na और Na+ लेते हैं अपन, तो Na+ कैटायन है, Na+ छोटा होगा। आयरन लेते हैं, ठीक है, आयरन +2 आयरन से छोटा होगा और +3 और भी ज्यादा छोटा होगा। समझ आया? इधर Cl लेते हैं और एनायन लेते हैं, Cl- बनाते हैं, तो Cl- और भी बड़ा होगा Cl से। सल्फर लेते हैं या ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन को O- बनाया और O2- बनाया, तो वो और भी बड़ा होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ ऐसा क्यों है, कैटायन क्यों छोटा होता है और एनायन क्यों बड़ा होता है अपने एटम से? सिंपल सी बात है, जल्दी से बता दो। कौन बता रहा है मेरे को? सिद्रा बताओ, ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई इट इज हैपनिंग इन दिस वे? सर क्योंकि कैटायन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और एनायन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। नहीं देखो बेटा, ऐसा है कि सोडियम का एग्जांपल लो आप, है ना, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और 10 तो अंदर वाले हैं, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर की शेल में है। और Na+ में और प्रोटॉन कितने हैं? 11 प्रोटॉन है, ठीक है। Na+ में 10 इलेक्ट्रॉन ही रह गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, है ना, और प्रोटॉन तो अभी भी उतने ही है, ये बात तो पता ही है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं, ये आपस में क्या करते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो एक दूसरे को पुश करते हैं, रिपल्शन करते हैं, है ना, करेंगे, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम चार्ज। समझ आया? दैट्स व्हाई दे पुश ईच अदर, यस ठीक है। सर। तो इस रिपल्शन को अपन क्या कहते हैं? शील्डिंग। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैटायन में कम हो जाते हैं, जिससे रिपल्शन कम हो जाता है, रिपल्शन घट जाता है ना, शील्डिंग घट जाती है और अट्रैक्शन बढ़ जाता है, अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीजेस। ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Is it clear? Attraction increases, Z effective increases. जब आप सिंपल भाषा में लेमन लैंग्वेज में सोचेंगे तो ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोटॉन तो उतने ही रहते हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, जिसके कारण उसका रिपल्शन आपस में, रिपल्शन कम होने से वो ज्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं, नेट अट्रैक्शन ज्यादा महसूस करते हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब नेट अट्रैक्शन फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट द साइज डिक्रीजेस, ठीक है। अच्छा, कई बार तो ऐसा भी होता है जैसा सोडियम में हो रहा है कि पूरी की इलेक्ट्रॉन हटाने के दौरान पूरी की पूरी बाहरी शेल ही उड़ गई। सोडियम के अंदर ये आउटर शेल है, वो कौन सी थी? यहाँ पे सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1। Na+ का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2
2p6 पर ही आके रुक जाता है, शेल थर्ड शेल ही गायब हो गई तो साइज तो वैसे ही कम होगा। या इवन अगर सेम शेल भी हो तब भी साइज कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन हटाने पर, क्योंकि रिपल्शन कम हो जाएगा। Due to decrease in repulsion because of lesser number of electrons in cation. सिद्रा लिखा बेटा? उन्हीं यस सर। तो अपन कहेंगे Z इफेक्टिव बढ़ जाता है। अब एनायन में उल्टा होता है। कोई मेरे को एनायन का रीजन बता सकता है? जरा बताओ। जैसे ऑक्सीजन एटम और ऑक्साइड आयन में, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन कितने हैं? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, प्रोटॉन 8 है। इसमें भी 8 प्रोटॉन है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रल में तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, दे आर सेम अलविया। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ आ रहा है? तो खींचने वाले वही है प्रोटॉन, न्यूक्लियस वही है, न्यूक्लियर चार्ज वही है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया है। क्यों? क्योंकि रिपल्शन बढ़ गया है। रिपल्शन क्यों बढ़ गया है सिद्रा? O2 माइनस में रिपल्शन क्यों बढ़ गया है? अनवी क्यों बढ़ गया रिपल्शन? सर क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया ना, तो वो एक ही शेल में आपस में एक दूसरे को पुश करने की कोशिश करेंगे। सेम चार्ज है तो वो दे विल ट्राई टू पुश ईच अदर। एज अ रिजल्ट तो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो मैं ऐसे कह दूं Z इफेक्टिव, इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी ड्यू टू इंक्रीज इन रिपल्शन और शील्डिंग caused by more number of electrons in an anion. समझ आ गया ये सभी के? कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें? इज इट क्लियर? जल्दी से बोलोगे नहीं तो मेरे को कैसे मालूम चलेगा, है ना? मैं डॉक्टर के पास, हाँ चलो वेरी गुड। मैं डॉक्टर के पास जाऊं और चुपचाप खड़ा हो जाऊं, कुछ ना बोलूं कि देखो मैं बीमार हूं, पता लगाओ क्या है ना? तो कैसे पता लगेगा, है ना? तो इसलिए कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी नहीं आ रहा बता दो, बड़ी सिंपल सी चीज है, आ जाएगा, 2 मिनट लगते हैं, है ना? तो यहाँ पर ये बात तो अपने समझ में आ गई। अब एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि इन आयंस का साइज कंपेयर कीजिए। कैटायन और एनायन सभी को मिला दिया है मैंने, लेकिन बड़ा आसान है, आप जल्दी से कर सकते हैं। You can compare the size very quickly. Nitride ion, oxide ion, fluoride ion, sodium ion, magnesium ion, Al3+ ion. समझ आ गया? तो जल्दी से मेरे को बता दो इसका साइज। जल्दी बताओ, कौन बता रहा है? सर सबसे छोटा Al3 पॉजिटिव होगा। हाँ, कैसे पता लगा? वेरी गुड सर क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो ज्यादा है। हाँ, सबसे ज्यादा है
है ना। सब में एक तो एक और मैं बात बताना चाहूंगा, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, सब में इलेक्ट्रॉन बराबर है। ठीक है, यहाँ पे 7 प्रोटॉन थे तो 3 और जोड़ दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। और बताओ, और इसके बाद कौन होगा? सर Mg2 पॉजिटिव। फिर सोडियम और भी बड़ा, फिर फ्लोराइड, फिर ऑक्साइड, फिर नाइट्राइड सबसे बड़ा। यस सर। सब में वैलेंस शेल वही है, क्योंकि सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन का रेशियो अगर बढ़ेगा ना तो साइज छोटा होगा, ऐसे भी कह सकते हो। प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन का रेशियो। प्रोटॉन का रेशियो अगर बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, यही मतलब हुआ। और अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो साइज डिक्रीज होता जाए। ऐसे समझिए आप, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए अगर P बाई ई रेशियो बढ़ रहा है, या आप Z बाई ई, Z इज द एटॉमिक नंबर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रेशियो अगर इंक्रीज हो रहा है, मतलब न्यूमरेटर ज्यादा बढ़ रहा है डिनोमिनेटर से, तो साइज छोटा होता जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज। समझ आया कि नहीं आया आपके? इज इट क्लियर सभी को? समझ गए? क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जल्दी से कीजिए इसको। बहुत आसान है ये तो। डायरेक्ट है ये वाला तो। इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सबसे बड़ा पहले, फिर छोटा, फिर सबसे और छोटा, ऐसे कर। जल्दी बताओ। ये तो आसान है बहुत, डायरेक्ट है। सर आयोडीन। आई माइनस सबसे बड़ा है। यस सर। सर उसके बाद BrCl फिर F। हाँ ठीक है। करेक्ट। व्हाट अबाउट दिस वन? ये थोड़ा सा हॉचपॉच है, वो तो एक ग्रुप में थे, यहाँ पे थोड़े से गड़बड़ है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। F माइनस O2 माइनस। अब इसमें से ऐसा करो, ये पीरियोडिक टेबल में कौन किसके नीचे है, कौन किसके साइड में, वैसे अरेंज कर लो ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहे, है ना। वरना अपन क्या है, अपन ऑर्डर उन्हीं ढूंढ नहीं पाएंगे। ऐसे F है, F के नीचे है Cl, F माइनस बनता है तो Cl माइनस बनेगा, ठीक है। और इसके F का पड़ोसी है ऑक्सीजन, तो वो ऑक्साइड बनता है।
ऑक्सीजन के नीचे सल्फर होता है तो वो सल्फाइड बनता है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, नाइट्राइड जो कि दे नहीं रखा है यहाँ पर क्वेश्चन में, और नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फाइड P3 माइनस बनता है। समझ आ गया? क्लियर? एक तो जैसे जैसे आप लेफ्ट की तरफ आ रहे हो, लेफ्ट की तरफ आप लेफ्ट देखो, इसमें लेफ्ट आपके लेफ्ट की तरफ आ रहे हो, है ना, प्रोटॉन जो है कम होते जा रहे हैं, राइट की तरफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, ये तो पता है आपको, ठीक है। तो O2 माइनस और F माइनस में से तो अपन आसानी से साइज बता सकते हैं कि आपका जो O2 माइनस है, ठीक है, वो लार्जर साइज का है F माइनस के मुकाबले, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन 8 है, F में ज्यादा प्रोटॉन है, 9 प्रोटॉन है, दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट मोर स्ट्रांगली। और इसी तरह से अपन को ये भी पता है P3 माइनस बड़ा होगा सल्फाइड से बड़ा होगा सल्फाइड Cl माइनस से बड़ा होगा, क्योंकि प्रोटॉन कितने हैं, 15 प्रोटॉन है यहाँ पे 16 प्रोटॉन है, दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट मोर, है ना, और यहाँ पे कितने प्रोटॉन है, 17 प्रोटॉन है, तो और भी ज्यादा खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, साइज डिक्रीज होता रहा है, यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। अब ये दो सीरीज अपन ने सेट कर दी, अब ये तो थर्ड पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, तो इसको अपन क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे, थर्ड पीरियड वाले बड़े होंगे, है ना, तो P3 माइनस, फिर सल्फाइड, फिर Cl माइनस, फिर O2 माइनस, फिर ये अपन सेकंड पीरियड वालों को छोटे हैं, F माइनस सबसे छोटा है। क्या ये समझ में आया किस तरह से आपको प्रोसीड करना है? आया कि नहीं आया समझ में? जल्दी जल्दी बताओ बच्चों। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं आसानी से, कोई भी आ जाए ना ऐसे जम्बल्ड वे में आते हैं तो उसको पहले अरेंज कर लो आप, है ना, इस तरह से अरेंज कर लो तो हो जाएगा। फिर अगली जो अपनी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो है आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। डेफिनेशन बताओ, टाइम अप होने वाला है, लेकिन अपन को टाइम वैसे ही कम है तो थोड़ा सा जल्दी से बताओ क्या होता है। उन्हीं Sir, the amount of energy required to remove an electron. वेरी गुड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। अब इसमें मैं थोड़े से करेक्शन करना चाहूंगा, टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आपने भी यही बोला है। अब ध्यान से सुनना, फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम इन गैसियस स्टेट, लिख लो आप लोग जल्दी से, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड किससे, फ्रॉम एन isolated atom in gaseous state, ये बोलना क्यों जरूरी है, आइसोलेटेड एटम इन गैसियस स्टेट बोलना क्यों जरूरी है, बताओ मेरे को। Why it is mandatory to say? देखिए, अगर मैं सोडियम सॉलिड लेता हूं, ध्यान से सुनना, बस जल्दी से क्लास खत्म होने वाली है ना। अगर मैं सोडियम लेता हूं और मैं इसको कुछ एनर्जी देता हूं और ये आयन बन जाता है और इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो क्या ये दी गई एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी है? क्या ये दी गई हीट डेल्टा H हीट है?
Does it represent ionization enthalpy of sodium? जल्दी से स्टेटमेंट पढ़ के बताओ, और जो मैंने अंडरलाइन करा है उस आधार पे आप आंसर दो जल्दी से, क्विकली। यस, कम ऑन, कौन बताएगा मेरे को? अनवी जल्दी से बताओ। क्या हो गया सबको? सिद्रा बताओ, जल्दी बोलो। कौन सा डेल्टा एच कौन सा प्रोसेस सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी बता रहा है? उन्हीं बताओ, पहला, दूसरा या तीसरा, या नन ऑफ दीज? कौन सा वाला? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? थर्ड। गैसियस लेना है, क्योंकि यहाँ जो आप एनर्जी दोगे, काफी सारी एनर्जी तो सोडियम को मेल्ट करने में चली जाएगी, मेल्ट करके और एनर्जी दोगे तो वेपर बनेगा, वेपर बन के फिर एनर्जी दोगे तो फिर वो गैसियस एटम में आएगा और फिर इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अपन को सिर्फ वो एनर्जी अकाउंट में लेनी है जो इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए चाहिए। तो पहले से एटम को गैस में रखो, है ना, तो सॉलिड में ना रखो आप। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर नहीं है, ये आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर नहीं है। ये डेल्टा एस इज इक्वल टू द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एंथैल्पी ऑफ सोडियम। समझ आया? अरे आया कि नहीं आया? अब क्लास एंड कर रहा हूं मैं, अब तो बता दो आया कि नहीं आया। सिद्रा, अलविया बताओ। यस सर, क्लियर। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी गैसियस स्टेट में एक अलग थलग सिंगल एटम होना चाहिए, मॉलिक्यूल भी नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो दैट इज नॉट द आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि एक सिंगल एटम की बात चल रही है। आयनाइजेशन एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल एटम, या एंथैल्पी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल एटम। इसकी यूनिट होती है, जो एनर्जी की यूनिट होती है, यूनिट मैं लिख देता हूँ बस, फिर क्लास खत्म कर रहा हूँ, तो ज्यादा परेशान ना होना, लेकिन देख लो पहले। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम एनर्जी की यूनिट होती है। अगर एक एटम के लिए नाप रहे हो तो बहुत ही छोटी वैल्यू होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापा जाता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁹ जूल। या फिर आप जूल पर एटम में भी नाप सकते हो, या किलो जूल पर मोल में भी नाप सकते हो, है ना। जनरली ये सबसे फेमस है, क्योंकि एक मोल के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो आता है। जैसे हाइड्रोजन के लिए 1312 किलो जूल पर मोल होगी, जो अपन ने पहले कैलकुलेट करी थी। या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होगी हाइड्रोजन एटम के लिए, है ना। तो आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट टाइम पे अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी पूरा करना है अपन को, केमिकल बॉन्डिंग भी स्टार्ट करना है, ताकि काफी सारी चीजें हो जाए जल्दी से एग्जाम से पहले। तो आई होप सभी लोगों के समझ में आ गया। आई विल एंड द क्लास। बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर एवरीवन। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर। सब लोग रिवाइज करते हैं, नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं। यस सर, थैंक यू। ओके बेटा, गुड नाइट।